नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीसीआर मेला नियंत्रण भवन पहुंचे। मेला नियंत्रण भवन में हुई इस बैठक में कांवड़ यात्रा पर समीक्षा की गई। बैठक में उत्तराखंड पुलिस की व्यवस्थाओं को लेकर डीजीपी अशोक कुमार, डीआईजी गढ़वाल, केएस नगन्याल, हरिद्वार के जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे और डीआईजी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी इस बैठक में मौजूद रहे। कांवड़ियों का हम हर तरीके से यहाँ पर स्वागत करेंगे और कांवड़ यात्रा जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2 साल बाद यात्रा शुरू हो रही है, इसलिए हमने सभी विभागों को, यहाँ पर जिला प्रशासन के लोगों को और जो हमारे अन्य जिले हैं जो यात्रा से जुड़े हुए हैं उन जिलों को भी पूरी तरह से कहा है। सभी लोग प्रकार की जो भी व्यवस्थाएं होती है, ट्रैफिक व्यवस्था है, स्वच्छता की व्यवस्था है, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है, आने जाने की व्यवस्था है, खाद्य व्यवस्था है, रास्तों में भंडारी इत्यादि लगते हैं, टेंट लगते हैं, उन सभी की व्यवस्था अच्छी हो। सभी हम चाहते हैं कि जितने भी शिव भक्त, बाबा भक्त यहाँ आए, सभी सुरक्षित आए, उनकी यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो और वो सुरक्षित वापस जाए। सीएम साहब, आपने आज बहुत बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आने की संभावना है। हाँ, इस बार जो यात्रा हमारी सामान्यतः 3 करोड़ के आसपास अधिकतम पहुँचती थी, उसके जस्ट दुगना होने की संभावना है और ऐसे में हमने जो भी इंतजाम है उसी हिसाब से करने को। ऐतिहासिक यात्रा है, उसी प्रकार से ये कांवड़ यात्रा भी ऐतिहासिक होने जा रही है। कोरोना के बाद ये 2 वर्ष के बाद जब ये कांवड़ यात्रा हो रही है और इसमें पूरे हिदायत दी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने सबको निर्देश दिए हैं। इसमें प्रारंभ में पुष्प वर्षा होगी, सभी कांवड़ियों का स्वागत किया जाएगा और सबसे आग्रह है कि प्रेम और सद्भाव का परिचय देते हुए इस कांवड़ यात्रा को नशा मुक्त रखें और नशे से दूर रहें और निश्चित रूप में एक सद्भाव को फैलाएं, क्योंकि कांवड़ यात्रा सद्भाव का प्रतीक है। और उसमें जगह जगह स्ट्रीट लाइट्स के लिए हिदायत दी गई है, कूड़ा संग्रह करने के लिए हिदायत दी गई हैं और जो भी बीमारियां हो सकती हैं इस समय में उसके लिए औषधि सबको मिले, ये सब हिदायतें दी गई हैं। शौचालय की हिदायत दी गई हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा सूक्ष्म निरीक्षण किया है और सभी को इंस्ट्रक्शन दी गई। नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा 40 से 60 डेसिबल से ज़्यादा नॉइज़ नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की कुछ हिदायत दी गई हैं तो निश्चित रूप में उनका पालन होगा। स्वागत किस तरह से करेंगे कांवड़ियों? पुष्प वर्षा करेंगे, हेलीकॉप्टर से पुष्प बरसाए जाएंगे, सबका स्वागत होगा। बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगेंगे जिनसे स्वागत होगा और सभी के लिए व्यवस्था होगी, व्यवस्था से स्वागत होगा। धन्यवाद होगी। जो भी कांवड़ यात्री हैं उनका हृदय से हम स्वागत करेंगे और देवता लोग और हम लोग वहाँ पुष्प बरसाएंगे और सबका स्वागत। वहीं 14 जुलाई से हरिद्वार में शुरू होने वाले कांवड़ मेले को लेकर अधिकारियों के बीच बैठक का दौर जारी है। हरिद्वार जिले से सटे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जिलों के बीच समन्वय बैठक की गई। हरिद्वार की डांग कोठी में आयोजित हुई बैठक में गढ़वाल कमिश्नर और डीआईजी गढ़वाल भी शामिल हुए। मीटिंग में कांवड़ मेले से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जिलों से आए अधिकारियों ने भी जरूरी सुझाव दिए। एक अपेक्षा है कि इस वर्ष जो कांवड़ यात्रा है उसमें भी काफ़ी अधिक संख्या में यात्रियों के आने की संभावना है। उसको देखते हुए समस्त व्यवस्थाएं बनाई जानी हैं, जिसमें कि मुख्यतः ट्रैफिक को लेकर जो व्यवस्था है, दोनों तरह का जो पैदल यात्री है और जो वाहनों से जो डाक कांवड़ इत्यादि आते हैं उसके लिए ट्रैफिक रूट्स के विषय में चर्चा हुई कि किस प्रकार हम उसको गाजियाबाद से, मेरठ से, हरियाणा से, यमुनानगर से, करनाल से, उधर हिमाचल में पोंटा साहिब, सिरमौर आदि क्षेत्रों से किस प्रकार नियंत्रित करेंगे ताकि किसी को कोई कठिनाई ना हो और सुचारू रूप से यात्रा चले। हाँ, सुझाव लिए गए। हमारा सुझाव ये है कि एक तो जो भी श्रद्धालु गाँव से आएंगे वहाँ से तो थानों में एक सूची टाइप का बना ले, जो व्यक्ति आ रहे हैं, टीम लीडर, कितने लोग आ रहे हैं, वाहन का नंबर, उनके मोबाइल नंबर, इससे एक उनकी जानकारी हमें मिल जाएगी और यहाँ बॉर्डर में हमें भी दे देंगे। इस तरह का एक उनके परिचय लेने का। और एक अपील ये भी किया गया कि हर एक श्रद्धालु जो भी आए अपने साथ परिचय पत्र जरूर रखें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को रुड़की में रोटर प्रेसिजन
इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से मेक इन इंडिया के तहत प्रदेश की पहली ड्रोन फैक्ट्री का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने स्वदेशी तकनीक से बनाए जा रहे ड्रोन उपकरणों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के साथ ही रोटर ग्रुप को बधाई देते हुए कहा कि आज प्रदेश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जब देश की सबसे बड़ी और प्रदेश की पहली आधुनिक ड्रोन तकनीक फैक्ट्री की शुरुआत हुई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य आशुतोष डिमरी द्वारा उन पर भ्रष्टाचार के लगाए जा रहे आरोपों पर अपना पक्ष रखा और उन पर लगे सभी 6 आरोपों के बिंदुवार जवाब देते हुए उन्हें खारिज किया। वहीं उनका आरोप है कि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की सलाह पर आशुतोष डिमरी ने उन पर यह आरोप लगाए हैं, जबकि हकीकत यह है कि धन सिंह रावत खुद कई गंभीर आरोपों में घिरे हुए हैं। सहकारिता भर्ती, स्वास्थ्य विभाग, नर्सिंग भर्ती जैसे बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य आशुतोष डिमरी ने आरोप लगाया है कि गणेश गोदियाल ने बीकेटीसी के अध्यक्ष रहते हुए भ्रष्टाचार किए हैं। इस मामले में उन्होंने राज्य के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत को पत्र भी लिखा था, जिसके बाद मंत्री धन सिंह रावत ने राज्य के मुख्य सचिव को जांच के लिए लिखा था। आरोप पूर्वाग्रह से ग्रसित है। ये आरोप धन सिंह रावत जी के बोलने पर लगाया गया। अब मैं उसका ब्यौरा देता हूं आपको। बिनसर मंदिर का टोटल आगणन 4 करोड़ रुपए के आसपास है। मैंने आज ही पता किया, क्योंकि इतनी पुरानी बात अब मुझे भी याद नहीं रहती थी। मुझे 2 दिन मैं विलंब से मैंने प्रेस इसलिए की कि मैं कुछ जानकारियां जुटा सकूं। मुझे भी ये सब जानकारियां नहीं थी, याद नहीं है कि क्या हुआ था तब, लेकिन मैंने जानकारियां जुटा ली है। बिनसर मंदिर का जो कुल बजट है, जो खर्च करने का उसमें आगणन है, एस्टिमेट है, वो 4 करोड़ रुपए है, जिसमें से 3 करोड़ 25 लाख रुपए अभी तक खर्च हुए हैं। और वो 3 करोड़ 25 लाख जो खर्च हुए हैं, बड़े काम की बात यह है, इसका पहला पैसा जो खर्च हुआ वो भी बीजेपी की सरकार के समय खर्च हुआ, और जो अंतिम पैसा खर्च हुआ होगा वो भी बीजेपी की सरकार के समय खर्च हुआ। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वो उस क्षेत्र के विधायक हैं, मंत्री थे, जब ये पैसा उनके शासनकाल में खर्च हो रहा था, उन्होंने आंखों में पट्टी बांधी हुई थी? उनके विधानसभा क्षेत्र का मामला है। द्वेष की भावना श्री गणेश गोदियाल जी पर जो आरोप लगाए गए हैं, वो भाजपा से संबंधित नेताओं की तुच्छ मानसिकता दर्शाते हैं। और मैं भाजपा का आरोप लगाना चाहता हूँ कि वो राज्य के अंदर जन कल्याण के कामों को आगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में वन विभाग द्वारा तैयार किया गया नगर वन आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि नगर वन में रुद्राक्ष वन, जापानी तकनीक मियावाकी से तैयार हरियाली और बच्चों के खेलने के लिए झूले जैसी कई सुविधाएं मौजूद रहेंगी। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ऑनलाइन जुड़कर नगर वन का उद्घाटन किया। कुल मिलाकर के उद्देश्य ये है कि वनों के प्रति भी लोगों के अंदर एक जागरूकता भी आए और इन वनों की नैसर्गिक सुंदरता का लोग फायदा भी उठाएं, खासकर मेडिटेशन में। इसमें एक जापानीज टेक्निक मियावाकी उसकी अवधारणा पे इसका निर्माण किया गया और भविष्य में इसमें रुद्राक्ष वन के रूप में भी उसको विकसित किया जाएगा, ताकि जो हरिद्वार की जो महत्व है तीर्थ नगरी का, देश दुनिया के जिनका जो रुद्राक्ष के प्रति उनकी एक श्रद्धा है, वो इस रुद्राक्ष वन के माध्यम से भी उस यात्रियों को आकर्षित करने। और तीर्थ नगरी हरिद्वार में चूँकि यहाँ पे काफ़ी तीर्थयात्री आते हैं और ये उपयुक्त है हमारे रुद्राक्ष के लिए, तो यहाँ पे जो थीम रखा गया है वो रुद्राक्ष का रखा। ये देखिए, एक तो मैंने कहा ये थीमेटिक है, पूरा थीम बेस्ड, इसकी जितनी भी डेवलपमेंट और कार्रवाई होगी वो थीम बेस्ड होगी। तो एक तो रुद्राक्ष हमारा सेंटर में है थीम के, दूसरा एक मियावाकी का पैच हम तैयार कर रहे हैं मियावाकी से, जिससे कैसे एरिया को जल्द से जल्द हम वन क्षेत्र में इसको बदल सकते हैं, वनों को बना सकते हैं। दूसरा इसमें नेचर ट्रेल्स का भी ये हमने रखा हुआ है, ताकि लोग आएँ
तो वो सब यहाँ से कुछ सीख के जाए, कुछ लेके जाए। नगर वन जो ये बना है ये पूरी तरीके से जो है यहाँ के जो लोकल जो हमारे रहने वाले कनखल, हरिद्वार और जौलापुर के आसपास क्षेत्र के रहने वाले जितने लोग हैं उनको इसमें आकर एक बार देखना चाहिए। नगर वन जिस हिसाब से ये तैयार किया गया है, इसमें बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले भी लगे हैं और गंगा किनारे इन्होंने एक बहुत अच्छा एक सैंड बीच की तरह इसको तैयार भी किया है और झोपड़ी भी है इसमें, जिसमें आप आकर गंगा जी के किनारे बैठ भी सकते। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने अखाड़ा परिषद से जुड़े संतों से भी मुलाकात की। बंद कमरे में हुई मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने साधु संतों के साथ आगामी कांवड़ मेले को लेकर चर्चा की। इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि भगवान शिव के आशीर्वाद से पुष्कर सिंह धामी दोबारा उत्तराखंड के सीएम बने। दोबारा सीएम बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने भगवान शिव की पूजा कर उनका आभार व्यक्त किया। उनके नेतृत्व में आगामी कांवड़ मेला सकुशल संपन्न होगा और 5 साल के कार्यकाल में उत्तराखंड का चहुमुखी विकास होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, पिछले वर्ष 4 जुलाई को उनका शपथ ग्रहण हुआ था और 5 जुलाई को उन्होंने आकर के भगवान का अभिषेक किया था। तो हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना की थी कि अगले वर्ष भी आपके हाथ से यहाँ पूजन होगा और आप पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। तो भगवान शिव का धन्यवाद और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए। उन्होंने यहाँ आकर के भगवान शिव का अभिषेक किया और सभी अखाड़े आश्रमों के पूज्य संतों का उन्होंने आशीर्वाद लिया कि आने वाला जो कांवड़ मेला है वो आपके नेतृत्व में सकुशल संपन्न हो। सभी संतों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आगे उत्तराखंड राज्य का चहुमुखी विकास हो। इन्हीं आशीर्वाद के साथ वो उन्होंने यहाँ आगमन किया। और निर्मल अखाड़े की एक समस्या थी, उसके विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा गया और लिखित रूप में उनको दिया गया। उन्होंने कहा उस पर हम विचार करके जो उचित होगा वही निर्णय करेंगे। उत्तराखंड के रामनगर रोड पर स्थित अनन्या होटल के हाल में प्रेस से मुखातिब होते हुए विख्यात क्रिकेटर विराट कोहली के कोच द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित राजकुमार शर्मा ने कहा कि विराट कोहली उनके शिष्य हैं और उन्होंने पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। एक सवाल के जवाब में श्री राजकुमार शर्मा ने कहा कि जिस तरीके से क्रिकेट की दुनिया में भूचाल सा आया हुआ है, उसी को लेकर क्रिकेट अपना सपना बनाए हुए लोग एक चुनौती के रूप में ले रहे हैं। उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसी के चलते क्रिकेटर उत्तराखंड से निकलकर विश्व के शिखर तक जाएगा, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने कहा कि क्रिकेटर के चाहने वाले स्टेडियम में जाकर क्रिकेट का कोच लें और सही दिशा में अपना भविष्य तलाशें। वह दिन दूर नहीं, अगर क्रिकेट आपका भविष्य है तो अवश्य मिलेगा। वहीं काशीपुर पहुंचने पर राजीव चौधरी और तमाम क्रिकेट प्रेमियों ने राजकुमार शर्मा का स्वागत किया। अगर आपने कल का मैच देखा हो तो काफ़ी खुशी हुई देख के, जो प्रेजेंट प्रतिभाएं हैं, भले वो दीपक हुड्डा हैं या अर्शदीप सिंह है, जिस तरह का प्रदर्शन उनका रहा तो बहुत शानदार रहा और वो दर्शाता है कि भारतीय बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। कोई भी नया प्लेयर जो भी आ रहा है वो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहा है, तो ये अच्छी बात है कि हमारे पास सेकेंड लाइन में बहुत स्ट्रांग है। देखिए कुछ समझ अभी भी हैं। अभी टेस्ट मैच में देखा गया कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। क्या मानते थे इंग्लैंड के खिलाफ जो 5वां टेस्ट में आ गए? देखिए एक तो अनुभवहीन कप्तान था, ऐसा कप्तान था जिन्होंने कहीं भी किसी भी लेवल में कप्तानी नहीं की थी आज तक। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक था कि पिछले 6 महीने में हम 6 कप्तान बदल चुके हैं। तो टीम की स्टेबिलिटी पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है इस बात का कि अगर रेगुलर कैप्टन नहीं हो। अनफॉर्चुनेटली रोहित अनफिट हो गए थे। और जहाँ तक विराट की बात है तो इस सीरीज़ में उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था। इस मैच से पहले अगर आप देखें, और जो लास्ट इनिंग है उसमें एक अनप्लेबल बॉल आ गया जिसमें कोई भी आउट हो सकता था, बट ही वॉज प्लेइंग वेल, सो आई एम नॉट एट ऑल कंसर्न। तो एज ए टीम मेंबर तो मतलब अपनी सलाह और अपना अनुभव साझा कर ही सकते थे। नहीं, वो जितना एक लिमिटेड ही पार्ट होता है किसी भी प्लेयर का सजेस्ट करने का या सुझाव देने का। एंड ऑफ द डे इट इज़ द डिसीजन ऑफ द कैप्टन और कोच का डिसीजन होता है। तो कोच को और ज़्यादा इनपुट्स की एक्सपेक्टेड थे कोच से, और कोहली ने एज ए सीनियर पर्सन जितना भी इनपुट्स अपने दे सकता था वो, अगर आप लोगों ने देखा हो तो दिए भी। काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई कि उन्होंने स्लेजिंग की, बेस्टो की, और उसको लेकर भी काफ़ी। तो वो
लक्सर एसडीएम गोपाल राय बिनवाल ने बताया कि लक्सर खानपुर क्षेत्र के 40 से अधिक गांव गंगा और सोलानी नदियों के आसपास बसे हुए हैं। इन सभी गांव में बरसात के मौसम में बाढ़ का खतरा बना रहता है। इसी के मद्देनजर बाढ़ नियंत्रण संबंधी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें 4 बाढ़ नियंत्रण चौकियों पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि आपात स्थिति के लिए ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए रिलीफ कैंप के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम तहसील स्तर पर उपलब्ध है और एनडीआरएफ की टीम जिले स्तर पर उपलब्ध है। आवश्यकता पड़ने पर उनको बुलाया जा सकता है। वहीं तहसील मुख्यालय पर बाढ़ आपदा कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। आगामी मानसून सत्र को देखते हुए सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं, पूरी ड्यूटियां लगी हुई हैं। एसडीआरएफ की टीम हमारी यहाँ पे तहसील स्तर पर उपलब्ध है। एनडीआरएफ की टीम जिले लेवल पे उपलब्ध है। आवश्यकता पड़ने पर उसको बुलाया जा सकता है। बाकी लोकल में एसडीआरएफ है। अगर किसी प्रकार की बाढ़ जैसी स्थिति बनती है तो उसमें हमारे पास पूरा पुलिस फोर्स और एनडीआरएफ एसडीआरएफ सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो जैसे कोई ऐसी दिक्कतें आने की स्थिति में हम लोग तत्काल कार्रवाई करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने टिहरी जिले के मुनिकिरेती स्थित पूर्णानंद स्टेडियम का स्थलीय निरीक्षण किया, जिस पर उप क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में स्टेडियम में 8 प्रकार के खेल संचालित हो रहे हैं। उन्होंने स्टेडियम में मैदान के समतलीकरण का विषय भी उठाया। मंत्री ने कहा कि जल्द ही स्टेडियम के ग्राउंड को समतल किया जाएगा, जिससे यहां खेलने वाले खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। रेखा आर्या ने जिला खेल अधिकारी को निर्देशित किया जल्द ही निदेशालय को इस विषय से अवगत कराएं और समस्या को दूर किया जाए। मंत्री ने कहा कि यहां पर बालिका खेल छात्रा आवास की भी जरूरत महसूस होती है, जिसको लेकर संबंधित अधिकारियों से बात कर जल्द ही इसके ऊपर कार्य किया जाएगा। पूर्णानंद खेल स्टेडियम टिहरी को देखने का मौका मिला। इसको लेकर लगातार कई जनप्रतिनिधि मुझसे कहते रहे कि मैडम पहाड़ों के बीच में वो स्टेडियम है, उसको निरीक्षण ज़रूर करिए। तो आज उसी पर्पज़ से इस स्टेडियम को निरीक्षण भी किया गया और निरीक्षण करने के दौरान में ये महसूस हुआ कि बाकी स्टेडियम को और ठीक करने की आवश्यकता है। हमारे बच्चे यहाँ पर दिनचर्या के लगभग 4:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खेल हुआ करते हैं। मैदान में ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं समतलीकरण की आवश्यकता है। कहीं कहीं पर जो है लगातार खेल मैदान का उपयोग कभी बहुउद्देशीय शिविर के नाम पर, कभी मेले के नाम पर या कभी अन्य प्रयोजनों के नाम पर इसका उपयोग होता रहा, जिसके कारण से जो समतलीकरण विभाग 1-2 बार करा चुका है वो फिर से जो है खराब हो जाता है। और जो कोई भी यहाँ पर अन्य कार्यक्रम जिन विभागों के द्वारा लगाए जाते हैं उनके द्वारा इसको मेंटेनेंस के संदर्भित कोई चार्ज विभाग के द्वारा नहीं लगाया जाता है, जिसके कारण से इसकी मेंटेनेंस जो है वह नहीं हो पाई है। इस पर मैं ज़रूर विचार करूँगी कि यदि संबंधित कोई भी चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो, मेले के स्तर पर हो या अन्य स्तर पर हो, तो कहीं ना कहीं इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी संबंधितों को दिया जाना जो है कहीं ना कहीं। उत्तराखंड के खटीमा में सर्राफा व्यवसायी की दुकान पर हुई चोरी सीसीटीवी कैमरे में लाइव कैद हुई। वहीं खटीमा डाकघर के सामने से गोटिया जाने वाली रोड पर स्थित अमित ज्वेलर्स की दुकान से 2 महिला और 1 पुरुष ने ग्राहक बन 2 सोने की चैन उड़ाने का काम किया। वहीं चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं जहां ग्राहकों के जाने के बाद जब सर्राफा व्यवसायी ने अपने स्वर्ण आभूषण का मिलान किया तो उनको 2 सोने की चैन कम मिली। लगभग 35 ग्राम की सोने की चैन तीनों आरोपी लेकर रफू चक्कर हो गए। वहीं अब दुकानदार ने सोने के आभूषण चोरी की वारदात के बाद पीड़ित व्यवसायी प्रेम कुमार वर्मा ने खटीमा कोतवाली में तहरीर दी है। साथ ही मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके चोरी के आभूषण बरामद करने की मांग की है। वहीं चोरी की इस वारदात पर खटीमा के पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी का कहना है कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है। इस मामले पर अभी पुलिस जांच कर रही है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये 2 महिलाएं और 1 पुरुष, 3 कुल मिला के 3 लोग हमारी दुकान पे कुछ सामान देखने के लिए आए थे। इन्हें हमें बातों में उलझा के पहले कुछ सामान देखा, पैंडल देखे थे, उसके बाद में पसंद नहीं आया, उन्हें ये डिज़ाइन पसंद नहीं है, उसके बाद में बोले मैं चैन दिखा दूँ। फिर हमने चैन दिखाई इनको,
उसमें भी कभी ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं, इसका वजन कर दो, उसका कर दो, इन बातों में हमें उलझा के और हमारी 2 चैनें चुरा ली लेडीज़ों ने। और प्लस वो लड़का भी साथ में था इनके बैठे हुए अंदर दुकान में। काफ़ी देर के बाद में जब जो लोग चले गए उसके बाद में हमको थोड़ा एहसास हुआ, हमने उसका जब अपना मिलान करा तो उसमें हमारी 2 चैनें कम पाई गई जिनका वजन 35.5 ग्राम है। इसमें मेरा नुकसान करीब 1,60 के आसपास है, 1,60,000 का, और हमने पुलिस को सूचना दे दी है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें हमें वहाँ से जो आश्वासन मिला कि अभी 2-4 दिन आप रुक जाओ, हम तलाश कर रहे हैं, इनको हम भेजेंगे, इनके फुटेज वगैरह भेजेंगे, थानों में भेजेंगे, वहाँ से कुछ इंक्वायरी मिलेगी तो आप। हाँ, ये बात तो संज्ञान में मेरी आई है, लेकिन जो है इसमें जांच चल रही है और जो भी चीज़ सामने आएगी उसमें आधार पर जो है फिर उसमें मुकदमा दर्ज। वहीं उत्तराखंड में प्लास्टिक के उत्पादकों, विक्रेताओं और परिवहनकर्ताओं को हाई कोर्ट ने सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि उन्हें प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराने को भी कहा गया है। वहीं इसी को लेकर अब जिला प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने बताया कि प्रशासन पहले से ही पॉलीथीन बैन पर सख्ती दिखा रहा था। अब जब पॉलीथीन बैन को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश भी आ चुके हैं तो अब इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले सभी के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है। अब निर्देश न मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, प्लास्टिक बैन लागू होने से पूर्व हम लोगों ने एक जागरूकता अभियान चलाया था, जिसके तहत हमने सभी जितने भी दुकानदार हैं और कस्टमर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट किया था कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ ना किया जाए। और अभी जब 1 जुलाई से पूरे देश में बैन लग चुका है, हम लोग हैवी फाइन्स के माध्यम से हम लोगों ने अभी एक अभियान चलाया है और ये अभियान लगातार चलता रहेगा। और सिंगल यूज़ प्लास्टिक के यूज़ पे जो बैन लगाया है माननीय न्यायालय द्वारा, उसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उत्तराखंड में हाईकोर्ट सख्त हो गया है। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको लेकर हाईकोर्ट की सख्ती सामने आई। इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। प्रशासन का कहना है कि जब हाईकोर्ट ने बोल दिया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज नहीं किया जाएगा तो अब जो नियम और शर्तें अगर जो लोग नहीं मानेंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सीमांत खटीमा के वार्ड नंबर 19 वासियों ने जलभराव की निकासी को लेकर खटीमा एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपकर पानी निकासी की गुहार लगाई है। ज्ञापन के मुताबिक वार्ड वासियों का आरोप है कि वार्ड नंबर 19 में गुरु शंकराचार्य इंटर कॉलेज वाली गली में आबादी के चारों तरफ बरसात के पानी के कारण जलभराव बना हुआ है, जिसमें गटर का गंदा पानी भी मिला हुआ है। जलभराव की सड़क और बदबू से गंभीर बीमारी का खतरा भी बना हुआ है। घर से बाहर निकलना तथा बच्चों को स्कूल जाना दुर्लभ हो गया है। वहीं इस मामले में खटीमा एसडीएम रविंद्र विश ने बताया कि नाले और नालियों पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई है। उन्होंने बताया कि ईओ को निर्देशित कर दिया गया है कि स्थलीय निरीक्षण कर जल निकासी की समस्या को दूर करें। गुरु शंकराचार्य डिग्री कॉलेज रोड, हमारे यहाँ पानी जो है बहुत गंदा भर चुका है। हर प्लॉट में, रोड में, रास्ते में, हर जगह पानी भरा हुआ है। बच्चों का आज से स्कूल भी खुल चुका है, बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इतनी बीमारियाँ पानी में से बदबू आ रही है और जगह जगह ठहरा हुआ है। ऐसा भी नहीं कि जगह जगह जिनकी गाड़ियाँ हैं वो तो चले जा रहे हैं, पर जो हम लोग पैदल चलने वाले लोग हैं हम लोग उस पानी में जा नहीं पा रहे हैं। बहुत समस्या हो रही है, इसी वजह से हम आज इससे पहले भी आई थी हर साल की समस्या है, हर साल तो क्या कहेंगे सर? देखिए, जलभराव की स्थिति लगभग खटीमा में काफ़ी जगह हो गई है। अभी तो बारिश की शुरुआती है। इसमें कई जो मेन कारक उसका ये है कि लोगों के द्वारा जहाँ पर पानी की निकासी होती थी उन नाले नालियों को पाट कर अतिक्रमण कर दिया गया है। फिर भी अभी हमारे क्योंकि वहाँ पर जलभराव होने से काफ़ी गंदगी भी हो रही है और बीमारी होने की भी संभावना है, इसलिए हमने ईओ को निर्देशित कर दिया है कि वो वहाँ पर जाकर देखें और किस तरह उस जल निकासी की जाती है उसकी व्यवस्था करें। हमारे पास अभी यहाँ पर पंपिंग सेट भी आ गया है जिससे हम वहीं उत्तराखंड के लक्सर में प्रशासन के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं।
कोविड और डेंगू कंट्रोल के साथ ही बाढ़ आपदा और कांवड़ मेले में स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त रखने की बड़ी जिम्मेदारी भी स्वास्थ्य विभाग पर आ गई है। विभागीय अधिकारियों ने कोविड और डेंगू के साथ साथ कांवड़ मेला और आपदा नियंत्रण की जिम्मेदारी के लिए बनाए गए रोड मैप को लेकर चिकित्सा अधिकारी और कांवड़ मेला और स्वास्थ्य सेवा कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा का कहना है कि कांवड़ मेला और बाढ़ आपदा नियंत्रण ड्यूटी को लेकर उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार ही सीएचसी पर स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक की गई है और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। खास तौर पर 24 घंटे अपने मोबाइल फोन ऑन रखने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में हमारा हरिद्वार संक्रमण के हिसाब से भी बहुत अहम हमारा जिला है और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, डूब क्षेत्र है। यहाँ पर सबसे हमारी कल डीएम सर आए थे, एडीएम सर आए थे, उसमें भी बाढ़ के लिए विशेष और कावड़ के लिए विशेष मीटिंग रखी गई थी कि इस क्षेत्र में मीटिंग में बारिश के साथ साथ जो कावड़िए लेकर जाते हैं उनका भी विशेष हमको ध्यान रखना। हमें अपने जहाँ जहाँ उनके आउटर जाएगी वहाँ से हम लोगों ने एक मेडिकल कैंप भी रखेंगे, एक एमआरपी का रखेंगे बना करके कि उनको कोई असुविधा ना हो, रास्ते में दवाई मिले। खानपुर में, लक्सर में, सुल्तान। उत्तराखंड के काशीपुर में आज स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने एक निजी अस्पताल पर छापेमारी की है। वहीं कार्रवाई के दौरान टीम को मौके पर जो डॉक्टर मिले उनके नाम पर हॉस्पिटल का लाइसेंस ही नहीं था। वहीं इसी कड़ी में जिले के एसीएमओ डॉक्टर तपन शर्मा ने कहा कि आम जनता के द्वारा काशीपुर में हिंदू संयुक्त अस्पताल में अनियमितता की शिकायतें उच्च अधिकारियों को प्राप्त हो रही थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए एक संयुक्त टीम गठित की गई थी। संयुक्त टीम में एसएमओ के अलावा जिला आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार और पुलिस प्रशासन के कर्मचारी शामिल रहे। टीम ने हॉस्पिटल से आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ आदि की दवाइयां बरामद की हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर एक हॉस्पिटल था हिंद हॉस्पिटल के नाम से, उनके पास औषधि वगैरह लाइसेंस तो पाया गया एलोपैथिक का, पर होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक का लाइसेंस नहीं पाया गया। इनके यहाँ से शिकायत ये आयुर्वेदिक की दवाइयों में कुछ चीज़ें मिला करके देते, तो उसी की जांच के लिए आज जो है छापा मारा गया था और इनके सैंपल भर के जो है जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। सर क्या कार्रवाई आगे भी जा रही है? इस तरह के और भी काशीपुर में हॉस्पिटल चल रहे हैं सर? हाँ, जो इस तरह के इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और इलीगल तरीके से चल रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा के जिला अस्पताल के पास एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां 3 माह की दुधमुही बच्ची को उसके मां के द्वारा ही जान से मारने का प्रयास किया गया। वहीं बच्ची की दादी ने इसकी शिकायत पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा बच्ची को अपने संज्ञान में लेते हुए बच्ची को जिला अस्पताल ले गई, जहां बच्ची का उपचार किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामला पूरे नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है। की बच्ची को लेकर के अस्पताल में आए और हमसे उसकी मेडिकल जांच, चिकित्सा जांच के लिए उन्होंने आग्रह किया। प्राथमिक सूचना के आधार पर जो पता लगी थी वो जो एसआई नेहाना जी ने बताया कि उनकी माता जो कि शायद मानसिक रूप से ठीक नहीं है और नशे की शिकार में है, उन्होंने उस बच्ची के साथ फिजिकल असॉल्ट यानी कि कुछ हाथापाई करने या उसको चोट पहुँचाने की कोशिश की, जिस संदर्भ में उस बच्ची को यहाँ जिला अस्पताल में जांच के लिए लाया गया। उसकी हमने जांच की है और उसकी एक डिटेल मेडिकल रिपोर्ट बना करके जो सब इंस्पेक्टर थी उनको दे दी गई है और बच्चे का प्राथमिक उपचार भी किया गया। बच्चा क्या कि बच्चा जो भी उसको चोट वगैरह आई थी वो डिटेल में मेडिकल रिपोर्ट में लिख दी गई है और उसके अलावा उसकी दादी का भी जो अनुरोध करने पर उनकी दादी का भी जो मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया है और उसकी जो डिटेल रिपोर्ट है वो भी इंस्पेक्टर को, पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। वैसे ही हंगामा काटना शुरू कर दिया। फिर उसको फिर हमने मैडम को फ़ोन किया। हमने मैडम वो बच्चे को मार देगी, वो जगह तुम लोग आओगे, तुम दोनों का भी मर्डर कर देंगे, हमें 2.5 लाख रुपये चाहिए, कहीं से भी ला के दो, अभी हमें चाहिए। तो हमने कुछ व्यवस्था करने के लिए भी टाइम तो लगेगा, थोड़ा रुक जाओ, हम व्यवस्था करते हैं, तुम्हें दे देंगे, तुम्हें पैसे तो चाहिए, बच्चे को क्यों मार रहे? अरे मेरा बच्चा हमने पैदा किया, हम मारे चाहे कुछ भी करें किसी को। फिर मैडम आई, मैडम ने उसे रोके। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।